इस वीडियो में हम ठोस अवस्था चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? NaCl, ZnS, कांच, सिलिकॉन कार्बाइड। इसका सही आंसर है कांच। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं। कभी क्रिस्टलीय ठोस पूछता है तो कभी अक्रिस्टलीय ठोस पूछता है। नाम चेंज करके भी पूछता है। जैसे अक्रिस्टलीय ठोस को कभी कभी बेरवादार ठोस भी क्वेश्चन में लिख करके आता है। उसी तरह से क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस लिख करके आता है। तो इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो इस टाइप के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाइएगा। क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, दूसरा होता है आणविक ठोस। आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित ठोस, और तीसरा ठोस होता है क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजक ठोस, तथा चौथा धात्विक ठोस। इसी प्रकार से ठोस का दूसरा प्रकार है अक्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय पदार्थ। इसका एग्जाम्पल है कांच, सिलिका, प्लास्टिक, रबर, उच्च आणविक द्रव्यमान के बहुलक इत्यादि। अगर आप इस एग्जाम्पल को याद कर लेते हैं तो इस टाइप के आने वाले सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर पाइएगा। अगला प्रश्न है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निविड संकुलन। HCP का मतलब होता है षटकोणीय निविड संकुलन। षटकोणीय निविड संकुलन, षटकोणीय निविड संकुलन, इंग्लिश में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसमें परमाणुओं की संख्या 6 होती है। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 6 होती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? तो उप सहसंयोजन संख्या होती है 12। अगर पूछा जाए कि सरल सिंपल क्यूबिक यानी सरल घनीय एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या या अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। FCC यानी फलक केंद्रित घनीय या CCP में परमाणुओं की संख्या होती है 4। ECC मतलब अंत्य केंद्रित यानी कि इंड सेंटर्ड अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। और HCP में परमाणुओं की संख्या 6 होती है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला प्रश्न है, एक धातु का रावाकरण HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या यानी उप सहसंयोजन संख्या, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CN लिखते हैं, कितनी होगी? तो इसकी उप सहसंख्या 12 होती है। HCP संरचना में उप सहसंयोजन संख्या 12 होती है। त्रिकोणीय समतलीय में उप सहसंयोजन संख्या 3 होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति में उप सहसंयोजन संख्या 4 होती है। अष्टफलकीय रिक्ति में 6 और घनीय रिक्ति में उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर CN 8 होती है। और इसी प्रकार HCP में उप सहसंयोजन संख्या 12 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय वायर्ड यानी रिक्ति होते हैं? किसमें चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वायर्ड होते हैं? तो इसका सही आंसर है HCP और CCP। इसमें चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां क्रमशः पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो कुल ब्रेविस जालकों की संख्या होती है, कुल संख्या होती है 14, जो कि 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों से संबद्ध होती हैं। उन्हीं 7 प्रकार में से
एक क्रिस्टल होता है घनाकार क्रिस्टल, एक क्रिस्टल होता है घनाकार क्रिस्टल, और घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है 3। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखने से पहले इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। घनीय पद्धति में जालक के प्रकार 3 होते हैं, द्विसमलंबाक्ष में 2 होते हैं। इसी प्रकार से सबसे अधिक जालक किस में पाए जाते हैं, तो वो विषम लंबाक्ष में पाया जाता है। उसमें 4 प्रकार के जालक प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, बीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, यानी बीसीसी एकक कोशिका का कितना हिस्सा खाली रहता है, कितना हिस्सा खाली रहता है। तो बीसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है, बीसीसी की संकुलन क्षमता होती है, बीसीसी की संकुलन क्षमता होती है 68%। तो खाली स्थान कितना हो गया, रिक्त स्थान बराबर 100 माइनस 68, यानी 32%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 32%। यहाँ पे सभी एकक कोशिकाओं का संकुलन क्षमता दिया हुआ है। सरल घनीय का संकुलन प्रभात 0.524 या π/6 होता है, और संकुलन क्षमता 52.4% होती है। खाली स्थान 47.6% होती है। अगर इसको राउंड फिगर में लिया जाए तो ये हो जाएगा 52% और ये हो जाएगा 48%। अंतः केंद्रित घनीय यानी बीसीसी की संकुलन प्रभाज 0.68 होती है, संकुलन क्षमता 68% और रिक्त स्थान 32%। उसी तरह से एफसीसी यानी फलक केंद्रित घनीय में संकुलन प्रभाज 0.74, संकुलन क्षमता 74% और रिक्त स्थान 26% होता है। अगला क्वेश्चन है, एक अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरी रहती है। तो एक अष्टफलकीय रिक्ति 6 गोलों से घिरी रहती है, इसका सही आंसर है 6 गोलों से। और चतुष्फलकीय रिक्ति घिरी रहती है 4 गोलों से। चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोलों से घिरी रहती है और अष्टफलकीय रिक्ति 6 गोलों से घिरी रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस कौन है, तो इसका सही आंसर है हीरा। हीरा सहसंयोजक ठोस है, जबकि लोहा और तांबा, लोहा क्या है, लोहा धात्विक है, लोहा धात्विक है, धात्विक ठोस है। तांबा भी क्या है, तो धात्विक ठोस है, धात्विक ठोस है। NaCl क्या है, तो NaCl आयनिक है, NaCl आयनिक ठोस है। जबकि हीरा, हीरा क्या है, हीरा सहसंयोजक ठोस है, हीरा सहसंयोजक ठोस है। अगर इस सभी एग्जाम्पल को अच्छे से देख लेते हैं तो सभी प्रश्न लगभग यहीं से आते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या होती है, क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है। तो पिछले प्रश्न में मैंने बताया था क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या 7 होती है। क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं और 7 प्रकार के क्रिस्टल से संबद्ध कुल ब्राविस जालक 14 होते हैं, जबकि क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या 7 ही होती है। क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या 7 होती है। यहाँ पे 7 क्रिस्टल तंत्र दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है, 7 है। जबकि जालक के प्रकार कुल कितने हैं, तो इसमें 3, इसमें 1, इसमें 4, विषम लंबाक्ष में 4, त्रिसमलाक्ष में 1, षटकोणीय में 1, एकनताक्ष में 2 और त्रिनताक्ष में 1। सबको जोड़ा जाएगा तो कुल मिलाकर ये है 14, यानी ब्राविस जालक जो है वो 14 हैं, जबकि क्रिस्टल तंत्र 7 है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, तो इसका राइट आंसर है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाती है, क्योंकि शॉर्टकी दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन जालक से
बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसलिए जो शॉर्टकी दोष है उसके कारण से क्रिस्टल घनत्व में कमी हो जाती है, जबकि फ्रैंकेल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है। फ्रैंकेल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अंतरकाशी दोष में भी घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल घनत्व में कमी आ जाती है। अगला प्रश्न है, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो उसे कहते हैं, यानी ऋणायन द्वारा खाली स्थान को जब इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एफ केंद्र। एफ केंद्र कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? फेरोचुंबकीय पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय, सबके कुछ एग्जाम्पल, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम अपना ऑप्शन देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है NaCl। NaCl क्या है? तो NaCl फेरो चुंबकीय है नहीं। NaCl क्या है? NaCl है प्रतिचुंबकीय। NaCl क्या है? प्रतिचुंबकीय है। तो NaCl इसका सही आंसर नहीं है। दूसरा देखते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। देखिए ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन अनुचुंबकीय। यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय है। ठीक है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन क्या है? N2 अणु क्या है? तो N2 अणु भी प्रतिचुंबकीय है। N2 अणु प्रतिचुंबकीय है। और Fe2O3 क्या है? ये प्रतिलौह चुंबकीय है, यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक है। Fe2O3 भी क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक है। ये भी एंटी फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक इसमें से कोई नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें चारों के चारों ऑप्शन गलत है। इसमें चारों के चारों ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर है एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसका राइट आंसर है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो अभी अभी हमने देखा है लौह चुंबकत्व कौन प्रदर्शित करता है, कौन कौन से हैं? तो लौह चुंबकत्व CrO2, क्रोमियम ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 13 का ऑप्शन ए सही आंसर है, क्रोमियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना होती है। सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है? तो सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना BCC होती है। अगर इस टाइप से रिलेटेड अगर अन्य क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम चलिए देख लेते हैं। अगर पूछा जाए कि NaCl की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है, तो CCPFCC होती है। ZnS की भी वही होती है। जबकि CHCl का देखिए यहाँ पे लिखा गया है, CHCl की संरचना जो है BCC होती है। लेकिन BCC व्यवस्था कौन बनाता है? BCC व्यवस्था क्लोरीन बनाता है। और CH+ आयन कहाँ रहता है? तो घनीय रिक्ति में उपस्थित रहता है। CH+ आयन और क्लोरीन माइनस आयन की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? तो दोनों की 8-8 होती है। और प्रति एकक कोशिका सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, क्योंकि यह BCC व्यवस्था बनाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस का गुण यह है कि यह नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस का इनमें से कौन सा गुण नहीं है? तो क्या क्रिस्टलीय ठोस निविड़ संकुलित नहीं होता है? होता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है क्या नहीं होता है? आयनिक नहीं होता है, आयनिक भी होता है। आयनिक भी होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। समदैशिक होता है या नहीं? तो क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होता है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। क्रिस्टलीय ठोस का गुण यह है कि यह समदैशिक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है?
तो हम जानते हैं कि जब भी डोपिंग किया जाता है तो वर्ग 14 के तत्वों के साथ या तो वर्ग 13 को मिलाया जाता है या तो वर्ग 15 को मिलाया जाता है। वर्ग 13 के तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है और वर्ग 15 की 5 होती है। वर्ग 14 की 5 नहीं होती, इसकी 4 होती है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 4 होती है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों को मिलाते हैं वर्ग 14 के साथ तो पी टाइप अर्धचालक बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन घनीय अशुद्धियों को मिलाते हैं वर्ग 14 के साथ तो एन टाइप अर्धचालक बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए कैसे तत्वों को मिलाया जाता है, उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट और निकेल किस प्रकार के पदार्थ हैं? फेरस, कोबाल्ट और निकेल किस प्रकार के पदार्थ हैं? अभी हमने देखा है ये लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। फेरस, कोबाल्ट और निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। देखिए यहाँ पे फेरस, कोबाल्ट और निकेल क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रमशः सरल इकाई सेल मतलब एससी, पिंड केंद्रित का मतलब होता है बीसीसी, और फलक केंद्रित का मतलब होता है एफसीसी, इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या को दर्शाता है। तो एससी के अवयवी कण होते हैं, एससी में अवयवी कण होते हैं, प्रभावी परमाणु की संख्या 1 होती है, बीसीसी में 2 होती है और एफसीसी में 4 होती है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 4, यानी राइट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ क्रम को देखना जरूरी है। सरल इकाई सेल पहले है तो पहले 1 लिखना होगा, फिर पिंड केंद्रित है तो फिर बीसीसी के लिए लिखना होगा, और फिर फलक केंद्रित इकाई सेल लास्ट में है तो लास्ट में उसके लिए लिखना होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, सरल घनीय के लिए अवयवी कण या प्रभावी परमाणु की संख्या 1 होती है। बीसीसी यानी अंतः केंद्रित घनीय के लिए 2, इसी को पिंड केंद्रित भी कहा जाता है बीसीसी को। एफसीसी या सीसीपी में 4, ईसीसी यानी अंत केंद्रित में 2, और एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 4 होती है। अगला प्रश्न है, एक ठोस AB में जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है में A परमाणु घनीय एकक कोशिका के सभी कोनों को घेरते हैं। पहले तो AB की संरचना किसके जैसी है? तो AB की संरचना है NaCl की जैसी है, NaCl की जैसी इसकी संरचना है। और NaCl में कौन सी एकक कोशिका होती है? तो उसमें FCC व्यवस्था बनती है। NaCl में FCC व्यवस्था बनती है, इस प्रकार से FCC व्यवस्था बनती है। ये हो गया आपका। इस तरह से एक एकक कोशिका होती है। एकक कोशिका के कोनों पे कौन है? एकक कोशिका के कोनों पर ए परमाणु कहाँ है? घनीय एकक कोशिका के सभी कोनों को घेरते हैं, यानी सभी कोनों पर ए परमाणु उपस्थित है, सभी कोनों पर ए परमाणु उपस्थित है। कुल 8 कोने हैं, सभी कोनों पर ए परमाणु उपस्थित है। जबकि फलक केंद्रित परमाणु एक अक्ष सहित निष्कासित हो जाए तो शेष ठोस की स्टाइक्योमिति होगी। फलक केंद्रित परमाणु पर कौन है? फलक पर कौन है? तो बी है। कुल फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 फलक पर क्या है? बी है। 8 कोनों पर क्या है? ए है। तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ए परमाणुओं की संख्या, ए परमाणु की संख्या, ए परमाणु की संख्या कोशिका ए परमाणु की संख्या प्रति एकक कोशिका ए परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो कुल 8 कोण होते हैं और 8 कोनों पर 1/8वां हिस्सा एकक कोशिका के अंदर होता है। तो ये कुल कितना हो गया? 1 हो गया। प्रति एकक कोशिका ए परमाणु कितने हैं? तो 1 परमाणु है। इसी प्रकार से प्रति एकक कोशिका बी परमाणु की संख्या कितनी है? बी परमाणु की संख्या कितनी है? तो कुल फलक 6 है और प्रत्येक फलक पर 1/2 हिस्सा एकक कोशिका में होता है। तो ये हो गया 3। लेकिन एक अक्ष पर के फलक के सभी परमाणु निष्कासित हो गए हैं तो इसकी संख्या हो गई, तो 2 परमाणु निष्कासित हो गए तो इसकी संख्या हो गई 2। ठीक है।
तो ए कितना है, A1 है, और बी कितना है, B2 है, अर्थात इसका सही आंसर है AB2। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किस क्रिस्टल में एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्तियां पाई जाती हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति को इंग्लिश में टेट्राहेड्रल कहा जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। तो किसमें पाई जाती है एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्तियां जेडेनएस में पाई जाती हैं, जेडेनएस में पाई जाती हैं। NaCl में क्या पाया जाता है, तो NaCl में अष्टफलकीय रिक्ति पाया जाता है। अष्टफलकीय रिक्ति में खुद सोडियम आयन होता है। जेडेनएस में आधी चतुष्फलकीय रिक्ति में Zn2+ पाया जाता है, यानी एकांतरित क्रम में होता है। CaCl में घनीय रिक्ति होती है, और CaF2 में चतुष्फलकीय रिक्ति में फ्लोरीन आयन उपस्थित रहता है। उसी प्रकार से Na2O में सोडियम आयन चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है एनायन रिक्ति में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। एनायन किसको बोलते हैं, एनायन बोलते हैं रिनायन को, रिनायन को ही एनायन बोला जाता है, और धनायन को केटायन बोला जाता है। तो एनायन रिक्ति में यानी रिनायन रिक्ति में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है F केंद्र। रिनायन रिक्ति में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को F केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है यदि एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या Z है, परमाणुओं की संख्या कितनी है, Z है, तो जो ABC संकुलन क्रम प्रदर्शित करती है। ABC संकुलन क्रम किसमें पाया जाता है, तो FCC में पाया जाता है, FCC या CCP में पाया जाता है ABC क्रम। तो पूछ रहा है कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो अगर परमाणु की संख्या Z है, अगर परमाणु की संख्या अगर Z है, तो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या, अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या भी, अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या भी Z ही होती है, तथा चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या हो जाती है 2Z। तो इसका सही आंसर है अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या कितनी होगी, अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या Z होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अर्धव्यास अनुपात ऑक्टाहेड्रॉन यानी अष्टफलकीय संरचना को इंगित करता है। अष्टफलकीय संरचना को इंगित करता है, कौन करता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे अर्धव्यास अनुपात, अर्धव्यास अनुपात का मतलब होता है त्रिज्या अनुपात। अर्धव्यास किसको बोलते हैं, अर्धव्यास त्रिज्या को ही कहा जाता है, अर्धव्यास त्रिज्या कहा जाता है। तो त्रिज्या अनुपात परास यहाँ पे दिया गया है, और कौन से परास में कौन सी संरचना व्यवस्था पाई जाती है वो यहाँ दिया गया है सामने सामने। कोऑर्डिनेशन संख्या भी दिया गया है, और कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसको, क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टफलकीय संरचना को कौन इंगित करता है, अष्टफलकीय संरचना, अष्टफलकीय संरचना को कौन इंगित करता है, तो अष्टफलकीय संरचना को वो इंगित करेगा जिसका त्रिज्या अनुपात यानी अर्धव्यास अनुपात 0.414 से 0.732 के बीच होगा। 0.414 से 0.732 के बीच होगा। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है 0.220, जो 0.414 से छोटा है, तो ये नहीं होगा। 0.410 भी छोटा है, 0.870 बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। 0.730 इनके बीच में आता है, इसलिए 0.730 इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है करते हैं, यह घटना कहलाती है, दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं। तो उसको हम कहते हैं दाब आरोपित करने पे जब विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है तो उसको हम बोलते हैं पीजो विद्युत, पीजो विद्युत क्रिस्टल उनको कहा जाता है। जबकि ताप बढ़ाने पर यानी गर्म करने पर विद्युत उत्पन्न होती है तो उसको हम पायरो विद्युत कहते हैं। अगला प्रश्न है
ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है एफ केंद्र। एफ केंद्र के कारण ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रमशः सरल घनीय, पिंड केंद्रित घनीय तथा फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के संकुलन क्षमता को दर्शाता है? तो सरल घनीय की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 52.4%। बीसीसी की कितनी होती है? 68%। और एफसीसी की कितनी होती है? तो 74%। तो सही क्रम क्या है एससी, बीसीसी और एफसीसी का? सही क्रम है ऑप्शन ए, 26 का ए सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सरल घनीय का संकुलन प्रभाज दिया हुआ है, संकुलन क्षमता और रिक्त स्थान में दिया हुआ है यानी खाली स्थान, बीसीसी के लिए भी दिया हुआ है और एफसीसी के लिए भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन इसी में से आते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयनिक यौगिक का त्रिज्या अनुपात 0.93 है, तो इस यौगिक की संरचना होगी, इस यौगिक की संरचना कैसी होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है CH प्रकार। देखिए कैसे इसका सही आंसर है, पहले तो ये देखेंगे 0.93 किसके बीच आता है, कौन से अर्धव्यास अनुपात के बीच आता है? 0.93, 0.93 0.93 किसके बीच आता है? तो 0.93, 0.732 और 1 के बीच आता है। तो इसमें कौन सी संरचना व्यवस्था पाई जाती है? इसमें घनीय व्यवस्था पाई जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है और इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं CHCl, CSBr, CSI, TiCl और TiBr। तो इसका सही आंसर क्या होगा? CHCl होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा CHCl, यानी बी सही होगा। Ni 0.98 O 1.00 में Ni2 प्लस का प्रतिशत होगा। Ni2 प्लस का प्रतिशत क्या होगा? तो चलिए न्यूमेरिकल इसको बनाते हैं। Ni 0.98 O 1.00 में निकेल तथा ऑक्सीजन आयनों का संघटन कितना है? संघटन कितना दिया हुआ है? तो निकेल 0.98 और ऑक्सीजन 1.00 है, 1.00 यानी 0.98 रेशियो 1.00 हुआ। अगर दोनों और 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? ये रेशियो आ जाएगा 98, यानी 98/100, 98/100 हो जाएगा। ठीक है, माना कि अगर ये मान लीजिए निकिल ऑक्साइड में दो तरह के आयन हैं, Ni2 प्लस और Ni3 प्लस। ठीक है, तो ये दो तरह के आयन इसमें है, तो पूछ रहा है कि इनमें से Ni2 प्लस आयन का प्रतिशत क्या है? तो मान लिए कि Ni2 प्लस आयन की संख्या कितनी है? तो x मान लिया। तो Ni3 प्लस आयन की संख्या कितनी हो जाएगी? Ni3 प्लस आयन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो निकेल की कितने आयन हो रहे हैं? 98 हो रहे हैं, तो हो जाएगा 98 माइनस, यानी 98 माइनस x। अब चूंकि Ni 0.98 O 1.00 क्या है? उदासीन है, उदासीन अणु है। अब उदासीन अणु कब होगा? जब धनायन और ऋणायन बराबर होंगे तब जाके उदासीन होगा। तो चूंकि ये उदासीन है, इसलिए 2 इंटू एक्स क्यों? क्योंकि निकेल की संख्या 2 है और निकेल पर आवेश कितना है? 2 प्लस है, तो 2 इंटू एक्स और साथ में 3 इंटू क्यों? तो
3 इंटू, क्योंकि निकेल पर 3 प्लस आयन है, तो 3 इंटू 98 माइनस एक्स, यानी ये टोटल कुल क्या हो गए, ये कुल धनायन हो गए। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ऋणायन के आवेश के बराबर होगा। तो ऋणायन क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे क्या आवेश होता है, 2 माइनस होता है, यानी 2 इंटू ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन आयन की संख्या, ऑक्सीजन आयन की संख्या 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे 2x प्लस 294 माइनस 3x बराबर कितना है, 200 हो जाएगा। अब 294, अगर 200 को इस साइड में लाया जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, मतलब 94 बराबर हो जाएगा x, यानी x की संख्या कितनी हो गई, x की संख्या कितनी हो गई 94, और x क्या है, तो x है निकेल 2 प्लस आयन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिल रहा है Na2 प्लस की संख्या, Na2 प्लस की संख्या मिल गई कितना, तो 94। ठीक है, अब टोटल कितने निकेल हैं, टोटल निकेल कितने हैं, टोटल कुल निकेल आयन कितने हैं, कुल निकेल आयन की संख्या, निकेल आयन की संख्या जो है वो अणु में 98 है, 98 है। तो Na2 प्लस की प्रतिशत क्या होगी, तो Na2 प्लस का प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत Na2 प्लस कैसे निकलेगा, तो कुल निकेल आयन कितने हैं 98, और उसमें से Na2 प्लस की संख्या कितनी निकली है, तो 94, तो 94/98 अगुने 100। ठीक है, ये हो जाएगा 95.91%, जो कि 96% के बराबर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 96%। अगला प्रश्न है, उप सहसंयोजन संख्या 4 के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात है। उप सहसंयोजन संख्या 4 के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात क्या है, तो फिर से हम अर्धव्यास अनुपात यानी त्रिज्या अनुपात को देखते हैं। किसके लिए, 4 के लिए, उप सहसंयोजन संख्या 4 के लिए त्रिज्या अनुपात कितना है, सीमांत त्रिज्या अनुपात, तो इसके लिए त्रिज्या अनुपात प्रास है 0.225 से 0.414 तक, तो इसका सीमांत त्रिज्या अनुपात हो जाएगा 0.414। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 0.414। अगला प्रश्न है, सरल घन में उपस्थित परमाणु द्वारा कुल आयतन का प्रभाव है। सरल घन का मतलब है एससी में, एससी में कितना होता है, तो 52.4% संकुलन क्षमता होती है, यानी आयतन का प्रभाज कितना होता है 0.524 होती है, जबकि यहाँ इस रूप में नहीं दिया गया, यहाँ पाई के रूप में दिया गया है, तो पाई के रूप में इसका सही आंसर होगा पाई/6। देखिए यहाँ दिया भी गया है, सरल घनीय के लिए संकुलन प्रभाज कितना है, तो 0.524 या पाई/6। अगला प्रश्न है, यदि घनीय तंत्रों, सरल घनीय, अंतः केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय की कोर लंबाई a हो तो इन तंत्रों में गोलों की त्रिज्या का अनुपात क्रमशः है। ठीक है, यानी अगर घन का किनारा अगर a हो और गोलों की त्रिज्या r हो, तो a और r में क्या रिलेशन होगा, किसमें, तो सरल घनीय में यानी SC में, BCC में और फलक केंद्रित FCC में। इन तीनों में घन के किनारा A
और त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो एससी में यानी सरल घनीय में r बराबर होता है a/2, बीसीसी में r बराबर होता है a/2√2 और एफसीसी में r बराबर होता है √3a/4। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कौन सही है। ऑप्शन में a/2 देखिए कहाँ है, a/2 ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए चारों ऑप्शन गलत है। इसमें चारों ऑप्शन गलत दिया है। सही आंसर होगा एससी के लिए a/2 अनुपात, बीसीसी के लिए a/2√2 अनुपात एफसीसी के लिए √3a/4। यही ऑप्शन सही है। अगर ये ऑप्शन होता तो सही होता, चारों में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं है, इसलिए सभी के सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है, ब्रैग समीकरण है। ब्रैग समीकरण क्या है? तो ये सभी जानते हैं, ब्रैग समीकरण होता है एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। इसका सही आंसर है एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। अगला प्रश्न है, एक यौगिक का क्रिस्टल तंत्र जिसकी एकक कोष्ठिका विमाएं ए बराबर 0.387 नैनोमीटर, बी बराबर 0.387 नैनोमीटर तथा सी बराबर 0.504 नैनोमीटर और अक्षीय कोण ए और बी है 90 डिग्री और सी है 120 डिग्री, तो वो क्या है? कौन सा तंत्र है? कौन सा क्रिस्टल तंत्र है? तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? ए दे रखा है, ए बराबर बी, ए और बी बराबर है, जबकि ये सी के बराबर नहीं है। और क्या दे रखा है? तो जो एंगल ए है, एंगल ए ये बराबर है एंगल बी के, जबकि जो कि 90 डिग्री है, और एंगल सी है 120 डिग्री। तो ये कौन सा क्रिस्टल तंत्र होगा? तो इसका सही आंसर है षटकोणीय। आइए देखते हैं कैसे षटकोणीय होगा। यहाँ पे षटकोणीय के लिए निर्देशांक क्या दिया हुआ है? ए बराबर बी होना चाहिए, जबकि सी बराबर नहीं होना चाहिए। और अक्षीय कोण क्या होना चाहिए? अक्षीय कोण अल्फा या ए बराबर बीटा होना चाहिए, जो 90 डिग्री होना चाहिए, और गामा कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। इस प्रश्न में यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ना लिख करके ए बी और सी लिखा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा षटकोणीय। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक और चीज देखने लायक है। इसमें यह है कि घनीय तंत्र जो होता है उसमें संभव जालक के कितने प्रकार हैं? 3 हैं। तो कभी कभी ये भी कोई ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि किसमें सबसे ज्यादा माने सबसे अधिक जालक के प्रकार होते हैं? तो इस सबसे अधिक होते हैं विषम लंबाक्ष में। इसमें 4 प्रकार के जालक, चारों प्रकार के जालक पाए जाते हैं, जबकि सबसे कम यानी एक एक किसमें किसमें पाया जाता है? तो त्रिसमलाक्ष में, षटकोणीय में और त्रिनेत्राक्ष में। इसमें एक एक संभावी जालक प्रकार होते हैं, जबकि सबसे अधिक किसमें होता है? सबसे अधिक होता है विषम लंबाक्ष में। यहाँ पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब यहाँ एससी से है, सरल घनीय से। आई का मतलब क्या है? काय केंद्रित। काय केंद्रित माने अंतः केंद्रित, बीसीसी। एफ का मतलब है फलक केंद्रित, एफसीसी। और सी का मतलब है अंत केंद्रित या अंत्य केंद्रित, ईसीसी। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम के साथ उपस्थित आर्सेनिक है। जर्मेनियम के साथ आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक का मिश्रण किया गया है, तो ये क्या है? तो ये डोपेंट है। जिसको मिश्रित किया जाता है उसको हम डोपेंट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सही है? कौन सा फॉर्मूला सही है? ये घनत्व का फॉर्मूला है, डेंसिटी का, तो कौन सा फॉर्मूला सही है इसमें से? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डी बराबर एम एन बटा एन ए क्यू, जहाँ जहाँ डी तो खुद घनत्व है, जहाँ डी घनत्व है और एम क्या है? जहाँ एम बराबर परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान। एन क्या है? एन परमाणु की संख्या है,
परमाणु की संख्या है। कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन है एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या है। एवोगाड्रो संख्या, इसका मान कितना होता है? 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। और ए क्या है? तो ये है एकक कोष्ठिका का किनारा, यानी कि घन का किनारा। घन का किनारा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।